हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही कोशिश करता है आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, हर एक चीज़ की प्रिपरेशन आपको टाइम टू टाइम हम कराते रहें। तो इसी तरीके से आज का वीडियो भी जो हम लेकर आए हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए है। तो ये प्रिपरेशन जो हम करा रहे हैं ये क्या है, आप देख ही रहे हैं। सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन यानी कि पीवाईक्यूज हम लेकर आए हैं। ये पीवाईक्यूज हैं आपके क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी, ये अंतराल भाग 2। अंतराल भाग 2 के हमारा अध्याय है तीसरा, विस्कोहर की माटी। इस पाठ से पिछले 10 सालों में यानी कि 2022 से लेकर 13 तक जो है, इन 10 सालों में आपसे जो भी सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सभी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, इनसे आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। तो जो जो अभी पिछले लास्ट ईयर पूछे गए होंगे वो हम बताएंगे, अगर नहीं पूछे हैं तो नहीं बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। आपके हमेशा 70 वर्ड्स के लमसम आएंगे ये, तो इसको आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। ये चैप्टर जब आप प्रिपेयर करिएगा तो इस हिसाब से करिएगा कि आपको हमेशा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तैयार करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10 सालों में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है विषय वस्तु आधारित प्रश्नोत्तर, यानी कि संपूर्ण पाठ आधारित हमारे पास प्रश्न आएंगे ये, जो हमारे दीर्घ उत्तरीय रहेंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, विस्कोहर की माटी पाठ का उद्देश्य क्या है, अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न हमसे 2021 और 22 में पूछा गया। आपको पता है कि 2021 और 22 हमारे 2 टर्म में हुआ था। फर्स्ट टर्म जो हमारा 21 में पूछा गया था नवंबर में, वो हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ड था, और फिर उसके बाद जो फरवरी में जो आपके सेकेंड टर्म हुआ था फरवरी मार्च में, वो हमारा सब्जेक्टिव बेस्ड था। तो ये हमारा सेकेंड टर्म में पूछा गया प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ये पाठ हमारे सामने किस उद्देश्य से रखा गया है। तो ये हमारा जो दे रहा है, ये लेखक ने अपने ग्रामीण क्षेत्र यानी कि अपने गांव के बारे में हमें बहुत विस्तार से बताया है। तो उद्देश्य ये है कि हमें अपने गांवों से जुड़े रहना चाहिए, हमें देखना है कि हमें प्रकृति कितना कुछ देती है। ये सारी चीज़ें बताने का उद्देश्य है लेखक का। विस्कोहर की माटी पाठ का उद्देश्य लेखक द्वारा ग्रामीण परिदृश्य से परिचय कराते हुए वहाँ की वनस्पतियों, फल फूलों की विविधता का ज्ञान कराना, यानी कि प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, इन सब चीज़ों का ज्ञान वो हमें करा रहे हैं इस पाठ के माध्यम से। इसके अतिरिक्त लेखक संदेश देता है कि ग्रामों के सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं भी ग्रामीण जीवन का अंग बन गई हैं। इस प्रकार भावों, संवेगों की हृदय स्पर्शी प्रस्तुति, संवादों को यथावत आंचलिक प्रस्तुति, ये अनुभव की सत्यता, लोक कथाओं व लोक मान्यताओं से परिचय कराना लेखक का उद्देश्य है। तो उन्होंने यहाँ पर सिर्फ हमको ये नहीं है कि प्राकृतिक परिदृश्य, जब वहाँ पर किसी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लोगों के जो भाव होते हैं वो सभी कुछ से हमें कहीं ना कहीं परिचय कराया है, और यही उनका उद्देश्य है कि हम जाने की प्रकृति, हमारे गाँव किस तरीके के हैं, यही सब बताना उनका इस पाठ के माध्यम से उद्देश्य रहा है। दूसरा प्रश्न है, डियर पार्क में बत्तखों को देख लेखक क्या सोचने लगा, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताइए। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये भी 21-22 में पूछा गया। तो जो ये प्रश्न पूछा गया इसमें उन्होंने यहाँ पर देखा, एक बत्तख के माध्यम से वो अपनी माँ को याद करते हैं कि एक बत्तख अपने अंडे देती है, उनको बचाने के लिए वो कितना जद्दोजहद करती है। तो सिर्फ जो ये भाव होता है ममता का, ये सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता, ये हर एक पशु पक्षी में पाया जाता है। डियर पार्क में जब लेखक ने एक बत्तख को अपने अंडे को सेते हुए तथा कौवे चील बात से उसकी रक्षा करते देखा तो वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगा। जिस प्रकार बत्तख सावधानी से कौवे से अंडे की रक्षा करती है, उसी प्रकार बालक विश्वनाथ की माँ भी उसको आंचल में छिपाए रखती है। उसके सुबकने, रोने, मारने, टीसने के बावजूद उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती। इस प्रकार लेखक ने महसूस किया कि माँ की ममता प्रकृति जन्य है, यानी कि जो माँ का जो प्यार है वो अपने आप प्रकृति जन्य ही है। ऐसा नहीं है बच्चा पैदा होता है और माँ अपने आप उसके लिए इतना कंसर्न हो जाती है, ये कहीं से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देखिए 2 प्रश्न हमारे सामने हैं जो अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, मगर लगभग एक ही चीज़ पूछ रहे हैं।
बच्चे का अपनी माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। कथन का आश्रय स्पष्ट करते हुए इसके आलोक में माँ और बच्चे के संबंधों पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट आते हैं, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। उक्त कथन से उजागर होने वाले मानवीय मूल्यों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 और 14 में। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो सिर्फ वो दूध इसलिए नहीं पी रहा कि उसे पेट भरना है, वो उस दूध के माध्यम से बहुत कुछ चीज़ें ग्रहण कर रहा होता है अपनी माँ से। यही चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो देखिए क्या है, माँ बच्चे का रिश्ता अनूठा होता है जिसकी तुलना अन्य किसी भी रिश्ते से नहीं की जा सकती। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। इस दौरान उसे तरह तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, किंतु वह पेट में पल रहे बच्चे पर उनका प्रभाव नहीं पड़ने देती। उसकी रक्षा हेतु हर संभव सावधानी बरतती है। प्रसव पीड़ा सहकर बच्चे को जन्म देने के बाद वह अपनी छाती से लगाकर उसे अमृत तुल्य दूध पान कराती है, उसे कलेजे का टुकड़ा बनाकर पालती पोसती है और बड़ा करती है। बच्चे के प्रति माँ में यह ममता प्रकृति जन्य होती है। तो देखिए, एक बच्चा जब 9 महीने माँ के गर्भ में पलता है तो बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है, लेकिन वो खुशी खुशी इन सारी चीज़ों करते हैं। और बच्चा का जब जन्म हो जाता है तो उसका लालन पालन, खाना पीना, हर एक चीज़ माँ बहुत ही कंसर्न के साथ करती है। मनुष्य की तरह सभी स्तनधारी माताओं में यह ममता नैसर्गिक रूप से विद्यमान है। तो जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही देखी जाती है। पशु जगत में सभी स्तनधारी माताएं, चाहे वो छोटी हों या बड़ी, अपनी संतानों को जन्म देकर उन्हें स्तनपान कराती हैं। तो ये तो नेचुरल हो गया कि भैया जितने स्तनपायी जानवर हैं उनमें ये सारी चीज़ें होती हैं। शेर, बाघ जैसी हिंसक प्रजातियों में भी यह विशेषता पाई जाती है। तो देखिए, इतनी हिंसक प्रजातियों में भी, क्योंकि शेर भी जो है वो क्या है, एक स्तनपायी जानवर है, तो उनमें भी माताएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। पक्षी जगत में भी माँ बच्चे का संबंध आत्मीयता से जुड़ा होता है। मादा पक्षी अंडे देने के बाद उन्हें बड़ी सावधानी और स्नेह के साथ सेती है। अंडों में से बच्चों के निकलने के बाद उनके लिए दाना चुक चुक कर लाती है। तो देखिए, सभी पक्षियों में होता है, घोंसला बनाती है, अंडे देती है, उनको सेती है। जब उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो कैसे दूर जाके बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और उनके मुंह में डालती है। ये तो हम सभी ने देखा है। अपनी जान पर खेल कर भी उन्हें हर खतरे से बचाती है, उन्हें चलना और उड़ना सिखाती है। माँ के प्रेम और ममता का ही प्रभाव होता है कि इंसान, पशु, पक्षी सबकी संतानें सबसे ज्यादा माँ से जुड़ी होती हैं, उन्हें चाहती हैं। इस प्रकार माँ और बच्चे का संबंध अन्योन्याश्रित होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, कहीं पर भी आप चले जाइए, मनुष्यों में ही नहीं, पशुओं में होगा, पक्षियों में होगा, सभी जगह बच्चे अपने माँओं से ज़्यादा अटैच होते हैं। कारण ये है कि माँ उनको ज़्यादा समय देती है, ज़्यादा चीज़ें उनका ध्यान रखती है, इस वजह से ऐसा होता है। अतः दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तभी तो लेखक ने कहा है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। तो वो सिर्फ दूध नहीं पीता, वो बहुत सारी चीजें ग्रहण कर रहा होता है, माँ के आदर्श, उनका प्यार, सभी कुछ। यह कथन हमें प्रेम, करुणा, ममता, सेवा, समर्पण, उदारता, परोपकार जैसे गुणों को ग्रहण करने की सीख देता है। तो ये सारी चीजें, जितनी भी जो सच्ची चीजें होती हैं, वो स्तनपान करते समय अपने आप एक बच्चे के चरित्र में आती जाती हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4। विस्कोहर की माटी के आधार पर विश्वनाथ के गांव की 2 विशेषताएं लिखिए जो आपको अच्छी लगी और कारण भी बताइए। तो हमें उनके गांवों के बारे में 2 विशेषताएं लिखनी है जो हमको अच्छी लगी। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 में। अब इसी के जैसे एक प्रश्न और है, विस्कोहर की माटी से उकेरे गए ग्रामीण जीवन की उन बातों की चर्चा कीजिए जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। अब वो चीजें हमें बतानी है जो आज के समय में भी हो, तो यानी कि वो विशेषताएं होंगी जो हमें अच्छी लगी और जो हम आज भी अपना सकते हैं। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। अब उत्तर देखिए क्या है। विस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई है।
जो आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आज के जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, इन बातों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। पहला है पर्यावरण संरक्षण। हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसे संरक्षित करने की बात जो है इस पाठ में हमको बताई गई है, जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें करना चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो मानव का अस्तित्व खतरे में है। बहुत जल्दी ही मानव का नामो निशान इस पृथ्वी से मिट जाएगा अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहा तो। प्रस्तुत पाठ में गांवों के खेत खलियानों, तालाबों, पशु पक्षियों, फूल फलों आदि की विशेष रूप से चित्रित किया गया है। तो देखिए सभी कुछ से कहीं ना कहीं उन लोगों को मिल रहा होता है, सारी चीजें हैं, सभी कुछ बताया गया है। गांव के खेतों में गेहूं, धान, जौ, दलहन, तिलहन आदि भी खेती करने की बात कही गई है। गांव का पानी, हवा, मिट्टी प्रदूषण रहित है, अतः पाठ के द्वारा वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई है। तो गांव में देखिए प्रकृति बहुत खुशहाल होती है क्योंकि बहुत हरियाली होती है, इसलिए वहां की हवा में शुद्धि होती है, पोल्यूशन नहीं होता है, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो बताया है कि अगर आपको अपना पर्यावरण संरक्षित करना है तो हमें प्रदूषण नहीं करना है और साथ ही साथ जितना हो सके उतने वृक्षारोपण करने चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट में, बुजुर्गों की देखभाल करना एवं उन्हें सम्मान देना। देखिए ये हमारे संस्कारों में है कि हमसे जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनको हमें सम्मान देना है, आदर देना है, उनकी केयर करनी है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी केयर करना, हमारी एक बात, हर एक जिद को मानना वो करते हैं। आज जब वो बच्चों जैसे हो गए, मतलब कहते हैं ना बुजुर्ग और बच्चे एक जैसे होते हैं, तो जब वो बुजुर्ग हो गए हैं तो हमें भी उनकी केयर और आदर सम्मान वैसे ही करना है जैसे एक बच्चे की हम करते हैं। तो वो चीज़ हमें इस पाठ से सीखने से मिलती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाए जाने का वर्णन करके ये बताना चाहा है कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार, दुलार और परिश्रम के साथ पालती है, बड़ा करती है। ऐसे में बच्चों का भी कर्तव्य हो जाता है कि वे बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें सम्मान दें। तो जैसे छोटे में वो हमारी केयर करते हैं, वैसे जब वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उन्हें भी हमारी उतनी ही ज़रूरत होती है। अब तीसरा पॉइंट आते हैं, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना। आजकल के जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग देख रहे हैं, जिसे अडेप्ट कर रहे हैं, माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। इससे बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर है वो डेवलप नहीं हो पाती और तरह की नई बीमारियां बच्चों को लगती हैं। बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये कल्चर नहीं अपनाना चाहिए कि दूध नहीं पिलाएं। इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिल रही है कि बच्चों को हमेशा माएँ अपना दूध पिलाएं और जिससे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। आधुनिक समय में पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर फैशन की दुनिया में कोई महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाना नहीं चाहती, जबकि पाठ में मां के दूध की महत्ता को उजागर किया गया है और बतलाया गया है कि मां द्वारा बच्चों को दूध पिलाए जाने से मां बच्चे के बीच आत्मीय संबंध बनता है। तो स्वास्थ्य ही नहीं, एक संबंध जो गहरा है वो भी बनता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। यहाँ पर भी देखिए 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, विस्कोहर की माटी के आधार पर गर्मी और लू से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया 2014 में। दूसरा प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए, क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? यहाँ पर 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर जो लू और गर्मी से बचने के तरीके बताए गए हैं, वहाँ कच्चे आम का बताया गया कि कच्चे आम का पना पीना चाहिए। बहुत सी सारी उपाय बताए गए थे इस पाठ के अंदर, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए क्या है, गर्मी तथा लू से बचने के कई उपाय गाँवों में प्रचलित हैं। गर्मी की दोपहर में लू से बचने के लिए प्याज का सेवन किया जाता है। प्रायः लू से बचाने में प्याज सहायक होता है, इसलिए धोती या कमीज में बच्चों को लू से बचाने के लिए प्याज की गांठ बांधी जाती है। वस्तुतः यह अंधविश्वास के रूप में अपनी पकड़ बना चुका है। लू लगने पर कच्चे आम को पका या भून कर उसमें गुड़ या चीनी डालकर शरबत बनाकर पीना आयुर्वेदिक उपचार के रूप में प्रसिद्ध है। कच्चे आम को भून या उबाल कर उससे सिर धोना भी एक कारगर इलाज है। इन प्राकृतिक इलाजों का गांव देहातों में अत्यधिक महत्व है। इन प्रक्रियाओं से पुरानी पीढ़ी परिचित है।
बड़े बुजुर्ग अवश्य इन उपचारों को अपनाने की सलाह देते हैं, किंतु चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के कारण नई पीढ़ी ऐसे प्राकृतिक उपचारों को नहीं अपनाती है। गर्मी या लू लगने पर अब लोग चिकित्सकों के पास जाने में अधिक विश्वास रखते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में आपकी दादी नानी हैं, आप उनसे अच्छे से जानते हैं, तो उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी दादी नानी भी जो हैं वो यही उपचार करती थी। कच्चे प्याज को देती थी कि बाहर जाओगे तो उसको लेकर जाओ तो लू नहीं लगेगी, पानी से पेट भर के जाओ, और अगर लू लग जाती है या कुछ है, या हमेशा देते थे कच्चे आम का पना बनाया जाता था, पिया जाता था। वो आम का सेवन ज़्यादातर किया जाता है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं, आपको अमौड़ी वगैरह भी खाने को दी जाती है। तो बहुत से ऐसे तरीके आपको और भी पता चलेंगे जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से इस बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत ही घरेलू उपचार हैं जो इस पार्ट में बताए गए हैं, और ये बहुत ही 100% कारगर होते हैं। लेकिन आजकल लोग इसे जो है नहीं मानते हैं और डॉक्टरों के पास जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। क्या है, विस्कोहर की माटी लेखक के मन में क्यों बस गई? किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब विस्कोहर की माटी हमारे लेखक के मन में क्यों बसी है? अब इसके बसने का कारण है भाई, वो उनकी जन्मस्थली है, वो उससे अटैच है। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम जहां कहीं भी जन्म लेते हैं, अब आप देखो इसको ऐसे समझो, आप कहीं पर भी जन्म लो, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए कहीं पे भी बाहर चले जाओ, और उस जगह अगर आपको अपने ही गांव या अपने ही शहर का कोई आदमी मिल जाए तो आप कितना अपनापन उस व्यक्ति के साथ महसूस करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि भाई वो हमारे शहर से आया है, बात क्या होती है कि वो हमारा भाई हो सकता है, क्योंकि वो उसी मिट्टी में है जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जहां हम रहे, जिस शहर में हम हैं, हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारा घर, सब कुछ जहां पर है वो उसी जगह से, इसलिए आप उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। तो हमारे लेखक का भी अटैचमेंट विस्कोहर से वैसा ही है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2013 में। विश्वनाथ अर्थात लेखक को अपना गांव विस्कोहर सबसे प्रिय लगता है, क्योंकि उसके बचपन की सारी मधुर स्मृतियां विस्कोहर की माटी से जुड़ी हुई हैं। यूं तो विस्कोहर की माटी के लेखक के मन में बस जाने के कई कारण हैं, किंतु यहाँ उनमें से 2 प्रमुख कारणों का ही उल्लेख किया जा रहा है जो निम्नलिखित है। तो पहला कारण है शैशव में मां के साथ गुजारे गए सुखद क्षणों की स्मृति। तो जब वो बच्चे थे, शैशवावस्था में थे, तो वो जो बच्चे थे तो वो जो पल उन्होंने अपनी मां के साथ गुजारे थे, उनकी स्मृति विस्कोहर में ही है, इसलिए वो उनको ज्यादा प्रिय है। बालक विश्वनाथ मां के पेट से चिपटकर दूध पीने के दौरान सुबकता था, रोता था, मां को टीसता था, मारता था, कभी भी तंग आकर मां भी उसे मार बैठती थी। अब देखिए क्या होता है, माँ जब बच्चा दूध पीता है तो बहुत ज़्यादा नोचता है, काटता है, सब कुछ करता है, लेकिन माँ बर्दाश्त करती है, माँ कुछ। लेकिन जब बच्चा बहुत ज़्यादा करता है तो पिटाई भी पड़ती है, लेकिन माँ बच्चे को दूध पिलाते समय जो है उनकी जो यादें होती हैं वो बहुत अहम होती हैं। बावजूद इसके वह उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी। खटिया पर लेटी लेटी माँ जब उसे दूध पिलाती तब वह दूध के साथ साथ चांदनी भी पीता रहता था। छोटे भाई के जन्म के बाद मां के दूध पर उसका कब्जा हो जाता है और तब विश्वनाथ के हिस्से में गाय का बेस्वाद दूध आता है। विस्कोहर की मिट्टी में बिताए गए इन सुखद क्षणों की स्मृतियां लेखक के मस्तिष्क में आज भी विद्यमान हैं। इस कारण विस्कोहर की माटी लेखक के मन में बसी हुई है। तो यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छे पल बिताए हैं उस जगह। दूसरा कारण देखिए क्या है, अपने से 10 वर्षीय बड़ी औरत के प्रेम में खो जाने की स्मृति। अब जो हमारे लेखक विश्वनाथ है वो अपने से भी 10 वर्ष उम्र एक बड़ी औरत थी जिसके प्रति वो आकर्षित हो गए थे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाए, इसलिए विस्कोहर उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम रहा है। बालक विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खुद से 10 वर्ष बड़ी युवती को पहली बार देखने पर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया था। यानी कि 10 वर्ष की आयु में ही वो उस स्त्री पर मोहित हो गए थे। तब उसे देख विश्वनाथ को ऐसा आभास हुआ जैसे वह औरत ना हो, जूही की लता बनी चांदनी हो जो अपनी खुशबू चारों ओर बिखेर रही है। तो वो उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित थे, तो उसकी तुलना उन्होंने चांदनी की लता से करी है। दूर स्थित मूर्त वस्तु को इस प्रकार अपने पास सजीव रूप में पाने को लेखक ने तकाकार परिणति माना है। तो यहाँ पर क्या है, वो चीज़ जो उन्होंने कभी देखी नहीं थी
वो चीज़ उन्होंने अपने पास महसूस करी और उन्होंने उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा आसक्त हो गए। संयोगवश जब युवती विस्कोहर में ही ब्याह कर लाई जाती है, तब विश्वनाथ कई बार उससे मिलता है और अंततः हिम्मत जुटाकर अपने मन की बात उससे कह भी देता है। जो तुम्हें पाएगा वह जरूर पागल हो जाएगा, ये बात विश्वनाथ ने उस स्त्री से बोली थी। प्रेम और भावुक संवेदना से परिपूर्ण बचपन की इन मधुर यादों को लेखक बड़े होने पर भी नहीं भुला पाता, क्योंकि उन सुखद क्षणों की स्मृति उसके मन में हमेशा के लिए जगह बना लेती है। तो कहते हैं ना, माँ और जो प्रथम प्यार होता है वो कभी नहीं भूला जाता। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो विस्कोहर से अटैच थी, इसलिए विस्कोहर लेखक के मन में अभी तक बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विस्कोहर की माटी में लेखक ने किन कारणों से अपनी मां की तुलना बत्तख से की है, उन पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न है 2018 और 17 में पूछा गया है। तो उन्होंने जब दिल्ली के दिलशाद गार्डन में वो बत्तख को देखा तो वो तुलना उन्होंने अपनी माँ से करी कि किस तरीके से वो बत्तख अपने अंडों की रक्षा कर रही है, उनको से रही है, कि केयर कर रही है, तो माँ भी उनकी वैसे ही केयर करती थी। ये सब उन्हें ये देखकर याद आ जाता है। तो देखिए क्या है, विश्वनाथ ने दिल्ली के दिलशाद गार्डन के डियर पार्क में एक बत्तख को अपने अंडे सेते हुए देखा। उस बत्तख ने अपने सभी अंडों को अपने पंखों को फैलाकर उसके नीचे छिपा रखा था, ताकि कौवे, चील, बाज आदि से उनकी रक्षा की जा सके। तो इन अंडों पर जो है ना, ये परभक्षी बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, इसलिए उन्होंने छिपा कर रखा था। अंडों के इधर उधर छिटक जाने पर बत्तख अपनी चोंच से बड़ी सावधानी पूर्वक उन्हें फिर से पंखों के अंदर ले आती थी। तो भाई अंडे गोल होते हैं, तो कभी कभी क्या होता था, सरक के जरा थोड़ा सा चले गए तो बत्तख फिर से उसको खिसका के वो अपने घोंसले में ले आती थी और आराम से बैठकर सेती थी। पास में बैठे कौवे की ताक से बचाकर कभी कभी वह पूरी सावधानी से उन्हें उलट पुलट लेती थी। अंडों को सेते समय वह कौवे पर दृष्टि जमाए रखती थी। तो हमेशा उसकी एक दृष्टि कहाँ रहती थी, कौवे पे रहती थी, कि किसी तरह वो मेरे अंडों पर आक्रमण ना कर दे। बालक विश्वनाथ को भी अपनी माँ अपने आंचल में छिपाए रखती थी। उसके सुबकने, रोने, मारने, टीसने के बावजूद उसे दूध पिलाना नहीं छोड़ती थी, उसे अपने पेट चिपकाए रखती। इसी प्रकार बत्तख और लेखक की माँ में बच्चों के प्रति एक समान की ममता थी। तो किस तरीके से बच्चा भी अपनी माँ से जो है लड़ता है, लेकिन वो हमेशा उसकी केयर करती है, उसको प्यार करती है। दोनों ही माताएं सभी प्रकार के कष्टों से बच्चों की रक्षा करती हैं। लेखक ने महसूस किया कि माँ में बच्चों के प्रति ममता प्रकृति जन्य होती है, जिसके सहारे वह जड़ को चेतन रूप में परिवर्तित करती है। इन्हीं आधारों पर विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है। तो यही सारी चीजें थी जो बत्तख में भी उन्होंने देखी और जो उन्होंने अपनी माँ के साथ भी महसूस करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर भी देखिए 2 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी तथा सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। यह प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। फिर उसके बाद में आते हैं, दूसरा प्रश्न है, विस्कोहर की माटी के आधार पर प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी लेखक की मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। तो यहाँ पर वो जो नारी थी जिसके प्रेम में वो पड़ गए थे, जो उनसे भी 10 वर्ष बड़ी थी, ये उसी के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या है, लेखक कहता है, जैसे जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में अधिक अंतर नहीं होता, बरसात की शीतल चांदनी में मधुरता और सौंदर्य अधिक होता है, वैसी ही मधुरता जैसी विस्कोहर की उस औरत में है जिसे उसने पहली बार अपने रिश्तेदार के यहाँ देखा था। उस नारी को देखकर लेखक को लगा था जैसे कि बरसात की चांदनी रात में जूही की प्रेरक गंध आ रही थी। तो उसकी खुशबू, उसका सौंदर्य का जो भी उन्होंने तुलना करी वो प्रकृति से करी। ये चीज उन्होंने इस पाठ में करी है। चांदनी और जूही के फूल में अत्यधिक समानता है। चांदनी में भी प्रकृति, फूल में भी प्रकृति और उस गंध में भी प्रकृति। वह नारी जूही की लता बन गई। इसी रूप में प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी तथा गंध को देखता था। तो उसने जितनी भी तुलना विश्वनाथ जी ने करी है वो किससे करी है, वो प्रकृति से करी है। और खुद जो उनका प्यार है वो आकाश की तरह है। तो इस तरीके से आकाश और पृथ्वी को सभी कुछ उन्होंने प्रकृति। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो नारी के रूप में आई और नारी के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने प्रकृति से किया है।
सौंदर्य क्या है, विश्वनाथ ने इसे समझा। लेखक मानता है कि प्रकृति के सौंदर्य की पूर्ण परिणति में ही जीवन की सार्थकता है और यही वास्तविकता सौंदर्य है। यानी कि हम अगर प्रकृति ही हमारे जीवन का अस्तित्व है, हम सभी जानते हैं, तो उन्होंने वो प्रकृति ही एक नारी के रूप में देख ली, क्योंकि नारी से वो इतना प्रेम करते थे, उस नारी से, कि वो उनके लिए जीवन का एकमात्र सहारा सा बन गई थी। तो इसलिए उन्होंने प्रकृति और नारी को समरूपता करी, उसके सौंदर्य से वो आसक्त थे, जिसकी तुलना उन्होंने प्रकृति से करी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है देखिए, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बरसात में और बरसात के बाद प्रकृति और ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। भाई, जब बारिश होती है तो गांव के सभी लोग बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारी जो खेती है वो बरसात पर आश्रित रहती है, बारिश पर रहती है, तो बहुत खुश होते हैं। जब तक वो बारिश आपके लिए फलदायक है तब तक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो नुकसान भी होता है। प्रकृति के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े निकलते हैं, लकड़ियाँ भीग जाती हैं, तो आग जलाने, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं मिलती, शौच के लिए बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिलती, क्योंकि सभी जगह पानी भरा होता है। तो बहुत सारी परेशानियाँ इसमें बताई गई हैं। तो देखिए क्या है, वर्षा ऋतु में बादल के घिरने, गरजने और फिर बरसने का दृश्य अनुपम होता है। पहले काले काले बादल समूचे आकाश में छा जाते हैं, ऐसा लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। फिर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है और वर्षा होती है। मूसलाधार बारिश के दौरान लेखक को ऐसा आभास होता है कि जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी चली आ रही हो, मतलब ऐसी तेज आवाज होती है। वर्षा होने से खुश होकर पशु पक्षी झूमने लगते हैं। मच्छर, डांसा, जोंक, केचुआ, जुगनू, गोंजर आदि कीड़े मकोड़ों की संख्या काफी बढ़ जाती है। बरसात के समय कीड़े मकोड़े बहुतायत में हो जाते हैं। दूब और अन्य वनस्पतियों को नवजीवन मिल जाता है। बारिश में नहाए पेड़ पौधों की सुंदरता देखते बनती है। ग्रामीणों के संगीत से वातावरण गूंज उठता है, किंतु वर्षा के दिनों में बाढ़ आने पर खेत खलिहानों में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को शौच कर्म आदि में परेशानी होती है। जलावन की लकड़ियां गीली होने से भोजन पकाने की समस्या आ जाती है। अब क्या होता है, जो जलाने के लिए लकड़ियां होती हैं वो गीली हो जाती है, तो भाई चूल्हा कैसे जलाया जाए, क्योंकि पहले तो चूल्हे होते थे ना, तो वो लकड़ियां गीली हो गई, तो भाई गैस चूल्हा कैसे जलाया जाए, खाना कैसे पकाया जाए। फिर बरसात के पश्चात लेखक के गांव विस्कोहर की प्रकृति मनोहर हो उठती है। धरती, आकाश, तालाब, नदी के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं। धान, भुट्टे, चरई, सनई के पौधे और करेले, खीरे, तोरई आदि की लताओं से खेत पट जाते हैं। आकाश का प्रतिबिंब पड़ने से तालाबों का नीला जल अथाह लगता है। अब तालाब पूरी तरह भर जाते हैं, अब जो आकाश चमकता है वो तालाब में प्रतिबिंबित होता है, तो वो भी बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। लेखक को तालाब के जल में स्नान कर आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी अनुभूति होती है जैसे अभी अभी नीले जल से कोई देवी देवता प्रकट होंगे। खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नालियों से बहते पानी की ध्वनियां कानों को प्रिय लगती हैं। व सूर्य की किरण पड़ने से उनका रंग सुनहरा प्रतीत होता है। उसे देख ऐसा लगता है जैसे चांदी की धार राष्ट्रीय ठाट बाट से बह रही हो। तो अब क्या होता है, जो ये तालाब का पानी होता है, इन्हीं से जो है खेतों में भी सिंचाई होती है, तो छोटी छोटी पतली पतली नालियां बनाई जाती है और उनसे पानी बह के जाता है। जब पानी बह के जाता है तो वो इतने फ्लो में जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बहुतायत में होता है बारिश में, तो वो इतने फ्लो में जाता है, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सुनहरा सुनहरा चमकता है। उसकी आवाज़ भी इतनी बहुत ही जो है कानों को अच्छी लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, विस्कोहर की माटी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। तो देखिए इसमें सभी कुछ निकाल के रखा गया। विस्कोहर के प्राकृतिक वातावरण, वहाँ का जो मिट्टी है, आप यहाँ पर इवन जो घरेलू उपचार हैं, सांप के काटने, वहाँ पर कीड़े मकोड़ों के बारे में, सांप के बारे में, फूल के बारे में, सभी कुछ जो है वो बताया गया है। तो यहाँ ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। तो देखिए क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ में गांव की प्राकृतिक छटा का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है।
गांव के तालाबों में से कमल पत्र लाकर भोज में उनका प्रयोग किए जाने, शरद ऋतु में गांव के गड्ढों में पानी भरने पर उसमें कुमुद के खिलने, सिंघाड़ी के सफेद पुष्पों से भरे तालाबों में गंध मिश्रित धीमी ध्वनियों के निकलने, विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, बैगन, भिंडी आदि के फूलों, विभिन्न प्रकार के फलों जैसे आम, कदम्ब, अमरूद, शरीफा आदि के फूलों का उल्लेख करने से ग्रामीण परिवेश को समझना आसान हो गया है। तो गांव की जो विशेषताएं होती हैं, हर एक चीज हमें बड़ी शुद्ध और सब कुछ बहुतायत में मिलती है, तो इसका वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जोड़ रही है। तो ये तो फल, फूल और सब्जियां हो गई। फिर उसके बाद क्या है, पाठ में फूलों के संदर्भ में ऋतुओं को जोड़कर विचारों को क्रमिक रूप में आगे बढ़ाया गया है। अब हर ऋतु में अलग अलग फूल खिलता है, तो ये भी चीज बड़ी ही अच्छी सुंदर तरीके से वर्णित की गई है। पाठ में वर्षा ऋतु के आगमन पर कुत्ते, बकरी, मुर्गे, मुर्गी के खुश होकर उछलने, जोंक, केंचुआ, जुगनी, करकच्ची, गोजर, मच्छर, डांसा जैसे कीड़े मकोड़ों के बढ़ने का भी उल्लेख किया गया है। तो देखिए, सिर्फ ये शहरों में नहीं होता कीड़े मकोड़े निकलते हैं, गाँव में तो बहुतायत में निकलती हैं ये सारी चीज़ें। तो गाँव में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये भी इन्होंने पाठ में हमें बताया है। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से जोड़ रही हैं। फिर आते, लेखक द्वारा शरद ऋतु में तालाब के नीले प्रसन्न जल को देखकर उसमें देवी देवता के प्रकट होने की बात सोचना तथा खटिया पर लेटी मां से के पेट से चिपटकर दूध के साथ साथ चांदनी के पीने का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं ना, जो संबंध होते हैं वो बहुत आत्मीय होते हैं, जबकि शहरों में आप देखेंगे तो जो ब्लड रिलेशन ही होते हैं वो बहुत क्लोज माने जाते हैं, लेकिन आस पड़ोस के लोगों से इतनी क्लोजनेस नहीं होती। लेकिन गांव में ये सारी चीज़ें ये रिश्ते बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं, ये चीज़ यहाँ पर बताई है। अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना हेतु लेखक द्वारा जूही और चांदनी का चयन किया जाना तथा रोगों के उपचार में ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पेड़ पौधों व फूलों का प्रयोग किए जाने से भी ग्रामीण जीवन शैली और वहां की संस्कृति का स्वतः आभास होने लगता है। अतः यह कहना सत्य ही होगा कि प्रस्तुत पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस, गंध को कोयरने वाला मार्मिक लेख है। तो जहां पर वो ग्रामीण जीवन के रूप को निकाल रहा है, वहीं रस, फूलों और फलों के माध्यम से हमें रस निकल के आ रहा है। प्रेम का रस है, चाहे वो 10 वर्ष उम्र स्त्री से हो चाहे माँ से हो। फिर गंध है, चारों तरफ जो मिट्टी की खुशबू है, मिट्टी के साथ ही जो आपके सब्जियां और फल फूलों की जो गंध है, वो बहुत ही हमें ग्रामीण परिवेश से बांधे रखती है। अब है प्रश्न संख्या 11। देखिए क्या है, माँ का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार है, टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से 6 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ का दूध दिया जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। डॉक्टर्स के लिए सख्त मना करते हैं, और इवन आप अगर बूढ़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं दिया जाता। 6 महीने बाद उसे जो है ऊपरी थोड़ा थोड़ा आहार दिया जाता है, और बच्चे जो हैं 2-2.5 साल तक जो है माँ का दूध पीते रहते हैं। बहुत जगह हमने ये चीज़ देखी है। तो अब यहाँ पर जो है ना, जो माँ का दूध होता है वो बच्चे की स्ट्रेंथ को डेवलप करता है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ यही नहीं करता, वो माँ के साथ एक कनेक्शन अपने बच्चे का जोड़ता है। वो बहुत ही अटैचमेंट जो रिश्ता होता है वो उसके साथ जुड़ा रहता है। तो देखिए क्या है, विस्कोहर की माटी पाठ में बालक विश्वनाथ माँ के पेट से चिपक कर स्तनपान करता है। इस दौरान वह सुबकता है, रोता है, माँ को टीसता है, मारता है, पर माँ इन सब से बेखबर रहकर उसे दूध पिलाती रहती है। छोटे भाई के जन्म के बाद विश्वनाथ को जब माँ का दूध छोड़ना पड़ता है तब उसे गाय के दूध में कोई स्वाद नहीं आता। तो माँ का दूध जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है, बाकी सारे जो आहार हैं वो उतनी टेस्टी नहीं होते। कहते हैं ना, प्यार से मिली हुई चीज़ जो होती है वो बहुत अनमोल होती है। तो उस दूध में माँ का प्यार मिला होता है। माँ के हाथ का खाना आप लोग पूरे हर जगह ढूंढते नहीं मिलता है, लेकिन मम्मी के हाथ का खाना मम्मी के हाथ का ही खाना होता है। सचमुच माँ का दूध अमृत तुल्य होता है। इसमें शिशु के पालन पोषण के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं। तभी जन्म से लेने के बाद 6 से 8 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर निर्भर रहता है।
माँ का दूध ना होने अथवा कम होने की स्थिति में ही उसे बाहरी दूध का सेवन करना पड़ता है। माँ के दूध की महत्ता को दर्शाने के लिए शिशुओं के सभी वैकल्पिक आहारों के पैकेटों पर माँ के दूध सर्वोत्तम होता है जैसे वाक्य लिखे जाते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूट फूड्स होते हैं माँ के, उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है, कैप्शन होता है, ठीक है। तो ये कैप्शन आप हर एक मिल्क प्रोडक्ट पर पढ़ेंगे जो बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर माताएं अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाना अच्छा नहीं मानती। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनके स्वास्थ्य और सौंदर्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, किंतु ऐसी धारणा सर्वथा भ्रामक है और गलत है। सच यह है कि मां के दूध से वंचित बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो जो वो इम्यूनिटी पावर होती है वो बच्चे में कम हो जाती है। माता द्वारा दूध पिलाने के दौरान मिलने वाले आत्मीय सुखों के अभाव से वे चिड़चिड़ेपन और नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, जो माँ के दूध से नहीं मिल पाता तो उसकी वजह से उनमें चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आती। तो बहुत बच्चे आप देखते होंगे बहुत ज़िद्दी रहते हैं, तो उनमें ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं माँ से उतना अटैच नहीं हो पाते हैं, जिनका प्रभाव उनके भविष्य पर भी पड़ता है। वस्तुतः माँ के अमृत तुल्य दूध पर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है, अतः माँ को अपनी संतान को इस अधिकार से कदापि वंचित नहीं करना चाहिए। तो माँ का दूध हर एक बच्चे के लिए बहुत अहम होता है, उसके भविष्य के निर्माण के लिए, उसके शरीर के निर्माण के लिए, उसके मानसिक निर्माण के लिए, सभी के लिए। तो हर माँ को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। तो इस प्रश्न के साथ जो है हमारा ये पूरा अध्याय पिछले 10 सालों में पूछे गए सभी प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो आपने देखा है कि प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, संपूर्ण पाठ पर आधारित है। हर एक चीज़ को आप बारीकी से इस पाठ में पढ़िएगा ज़रूर और इसी तरीके से प्रश्नों की तैयारी कीजिएगा। तो चलिए, अभी नेक्स्ट अभी चैप्टर और भी बाकी है, उसके साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।